हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था, उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था एनिमल फिजियोलॉजी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी चाहिए या फिर इकोलॉजी को कंप्लीट कर पाएँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग थी वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर एनिमल फिजियोलॉजी की थी। तो एनिमल फिजियोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर दी है। अब मैं माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माइक्रोबायोलॉजी की मैं आपको बात करूँ तो देखिए BSc फर्स्ट ईयर में भी है और BSc सेकेंड ईयर में भी है। फर्स्ट ईयर में बात करें तो ये बॉटनी के अंदर है और सेकेंड ईयर में आपके जूलॉजी के अंदर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकती है, कहीं पे फर्स्ट पेपर है वो थर्ड पेपर है, वो थर्ड है सेकंड है, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक अंतर इनमें यही है, दोनों क्लासेज में माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी देखिए, चाहे बॉटनी में पढ़ें चाहे केमिस्ट्री में पढ़ें, लगभग सेम है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने अपने को सूक्ष्म जीव ही हैं, चाहे हम उन्हें प्लांट्स पे पढ़ लें या हम उन्हें एनिमल्स पे पढ़ लें, ठीक है। चलिए, आज की जो वीडियो है ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता दूं पहले, फिर आगे अपन नए नए जो भी एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए, किस तरीके से बैक्टीरिया वायरस सबके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो शब्द है उसमें आपको 3 शब्द दिखाई देंगे। बेसिक आपको 2 शब्द दिखाई देंगे, माइक्रो और बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी को जब अपन उसमें तोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारे लिए क्या, बायो और लोगोस। लोगोस यानी लॉजी, कहीं भी आपको शब्द दिखाई दे तो उसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब स्टडी करना या फिर विज्ञान। तो माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें तो क्या है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी किसकी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की एक क्या है, शाखा है या फिर हम कहें ब्रांच है। सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन हुआ वो 16वीं शताब्दी में ही संभव हो सका। लेकिन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन अपन कब कर पाएंगे, जब अपन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर लेंगे। क्यों? अब देखिए, सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से ना देखे जा सके क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे यानी माइक्रो। माइक्रो भी कितने माइक्रो यानी कितने छोटे, जो नग्न आंखों से अपन नहीं देख सकें। जैसे हमारे हाथ हुए, ठीक है, अभी हाथ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके अंदर भी लाखों करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव, अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाके देखें तो लाखों करोड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव हमें दिखाई दे जाएंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, जो नग्न आंखों से ना देखे जा सकें, ठीक है। सूक्ष्म जीव आपके एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर या बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर प्रकार के हो सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, वायु में मिल सकते हैं, जल में, मृदा में, मृत पदार्थों पर, जंतु या पादप पर, यानी कि हम बात करें सूक्ष्म जीव ऑलमोस्ट सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कोई इनका फिक्स एनवायरनमेंट नहीं है, कोई इनका फिक्स हम कहें हैबिटेट नहीं है, ये सभी जगह मिल सकते हैं। एयर में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, डेड एनिमल्स पर मिल सकते हैं, डेड प्लांट्स पर मिल सकते हैं, लिविंग एनिमल्स पर मिल सकते हैं, लिविंग प्लांट्स पर मिल सकते हैं। तो फिक्स इनका कोई भी हैबिटेट नहीं है। चलिए, सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या क्या आते हैं, तो टोटल 6 या 7 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन कौन से देखिए, सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, दूसरे पे आते हैं वायरस यानी कि विषाणु, तीसरे पे आते हैं एल्गी यानी शैवाल, चौथे पे आते हैं अपवंक कवक या फिर हम जिसे कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। ये स्लाइम मोल्ड्स हमें सिर्फ बॉटनी के अंदर पढ़ने हैं, जूलॉजी के अंदर इनको नहीं पढ़ा जाता। अगले आते हैं कवक यानी कि फंजाई, फिर आता है माइकोप्लाज्मा, फिर आता है प्रोटोजोआ। माइकोप्लाज्मा जो कि आपका क्या है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम है, इसका दूसरा नाम है। जब हम डिटेल में माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। सबसे छोटी कोशिका कौन है, वो भी क्या है, माइकोप्लाज्मा है। इसके अलावा प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ क्या है, डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजोआ। चलिए, ये सब क्या हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टाइप्स हो गए, जीवाणु, विषाणु, शैवाल, अपवंक कवक, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ। चलिए, अब हम थोड़ी सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज हमने देखी 16वीं शताब्दी में हुई। चलिए, सबसे पहले सामान्य सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट हैं, काफ़ी फेमस हैं ये बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी की खोज करी, इन्होंने ही लिविंग सेल की खोज करी, ठीक है। और इनका ही नाम आता है, फिर जब बैक्टीरिया की खोज की जाती है तो तब भी इनका शुरुआत में नाम आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले देखा इन्होंने ही था। भाई, कोई आदमी किसी चीज़ की खोज कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी की खोज करी, तो सबसे पहले उसने सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, तो उसी को खोज का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। वैसे जीवाणु की खोज का श्रेय कॉच को दिया जाता है, लेकिन खोजा सबसे पहले किसने था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं अति सूक्ष्मदर्शी यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। सामान्य सूक्ष्मदर्शी तो क्या होता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कुछ नहीं किया, बस कुछ लेंसेज लिए, उनकी आवर्धनता को बढ़ाते गए, ठीक है, यानी उनकी पावर को बढ़ाते गए, 2-4 लेंसों को आपस में जोड़ा, एक नॉर्मल सा सूक्ष्मदर्शी बना दिया। उसके बाद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आया, जिसका आविष्कार या फिर जिसकी खोज, जिसको बनाया किसने, रिचर्ड जिगमॉन्डी ने।
ठीक है। उसके बाद आए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी काफ़ी हाई पावर का सूक्ष्मदर्शी होता है, जिससे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को अपन देख सकते हैं, और इसका श्रेय जाता है रस्का एंड नॉल को, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है 1 नंबर में। चलिए, सूक्ष्म जीवों की हम बात करें तो 2 भागों में इनको बांटा जा सकता है, ठीक है। पहले हमने टाइप्स देखे, लेकिन इनके 2 ग्रुप्स हमने बना दिए हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, ठीक है। एक एक की हम बात करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की या फिर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, और कैरियन का जहाँ भी मतलब होगा वो किससे होगा? केंद्रक से, ठीक है। यानी कि प्राचीन प्रकार का केंद्रक जहाँ पाया जाएगा उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट कहेंगे। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि किस केंद्रक को अपन प्राचीन केंद्रक कहेंगे, तो उसकी यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि प्राचीन केंद्रक का मतलब क्या होगा कि जिस केंद्रक के पास खुद की केंद्रक झिल्ली नहीं है उसे अपन कहेंगे प्राचीन केंद्रक या फिर प्रोकैरियोटिक। और जिनके पास प्रोकैरियोन पाया जाएगा, यानी कि ऐसा केंद्रक पाया जाएगा जिनके पास केंद्रक झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करने पर जीवों में हमें 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला हमें कोशिका द्रव्य दिखाई देता है यानी साइटोप्लाज्म, और दूसरा हमें दिखाई देता है क्या? केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये 2 चीज़ें हमें, जैसे मान के चलिए सूक्ष्मदर्शी के अंदर हमने कोई एनिमल्स को रखा, एनिमल्स को रखने के बाद हमें इसके अंदर 2 चीज़ें दिखाई दी। सबसे बीच में हमें केंद्रक दिखाई दिया, और उस केंद्रक में क्या दिखाई दिया? हमें न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर यहाँ पर एक द्रव्य यानी फ्लूइड भरा हुआ था, उसे अपन क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, अब अपन एक एक इसके अंदर हम बात करें। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। उन संरचनाओं में सबसे पहली संरचना थी राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर किस प्रकार के पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो अपन सेल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने को सिर्फ यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका बेसिक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो राइबोसोम यहाँ पर किस प्रकार के पाए जाएंगे? 70S प्रकार के। आपको पता होगा 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S और एक 70S। तो यहाँ पर कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जा रहे हैं। दूसरी हम बात करें केंद्रक कला, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। यही इसका क्या है? बेसिक फीचर है किसी भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का, कि वहाँ पर जो न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी, यानी केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं पाई जाएगी। चलिए, आगे अपन बढ़ते हैं। जब अपन केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं यानी न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, तो वो काफ़ी सघन होता है, यानी काफ़ी डेंस होता है, और उसके अलावा छोटे छोटे हमें तंतुक उसमें दिखाई देते हैं, यानी फाइब्रिलर वो प्रकार का हमें दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी के नीचे, ठीक है। DNA या RNA की बात करें तो यहाँ पर DS DNA पाया जाएगा। DS का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, यानी कि डबल हेलिक्स DNA हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कैसा होगा? बिना हिस्टोन प्रोटीन के, यानी कि पैकेजिंग उसकी ठीक प्रकार से नहीं होगी, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से आपका सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनता है। इस साल तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम आई थिंक मुश्किल होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो आपसे वहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड किस में पाया जाता है, तो वो प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। अगली हम बात करें माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट होती है, यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। तो फिर इनमें हम कहें कोशिका किस तरीके से विभाजित होती है, तो इनमें बेसिक कई प्रकार के विभाजन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे इसका उदाहरण हम बात करें जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एक सेल से दूसरे सेल में किस तरीके से डिवाइड होता है कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपनी साइज़ को बढ़ाएगा और साइज़ को बढ़ाने के बाद सीधा 2 कोशिकाओं में ये आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन बिल्कुल नहीं पाए जाते। हम इनके उदाहरण की बात करें तो बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिन्हें अपन साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो अब अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर ली, इनके एग्जाम्पल की बात कर ली। आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, बहुत डिटेल से हम एक प्रॉपर लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए बैक्टीरिया पर, और बैक्टीरिया की हम सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। तो यूकैरियोटिक में भी 2 शब्द हैं, पहला शब्द है यू और दूसरा शब्द है आपका कैरियन, ठीक है। यहाँ पर यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? केंद्रक। तो जहाँ पर वेल डेवलप्ड केंद्रक होगा उसे अपन क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। अब बात आती है कि किसे अपन वेल डेवलप्ड केंद्रक कहेंगे या
न्यूक्लियस कहेंगे। तो वेल डेवलप्ड का मतलब होता है जिसके पास खुद की केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस केंद्र के पास खुद की है उसे अपन क्या कहेंगे, वेल डेवलप्ड केंद्रक या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अपन उसे कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लिया तो इनकी भी हमें दो मुख्य संरचना दिखाई दी। सबसे पहले कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा हमें दिखाई दिया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है। इनकी जो कोशिका कला है वो 3 स्तरीय होती है, यानी कि जो कोशिका है वो 3 स्तरीय कोशिका कला से घिरी रहती है, जिसमें कि 2 आपकी लिपिड की होती हैं, बीच में क्या होती है, प्रोटीन परत होती है। ये आपको सेल में मैंने डिटेल में पढ़ा दूंगा, अगर पढ़ाया नहीं है तो आगे अपन बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे भारी परत क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। यानी यूकैरियोटिक के अंदर कोशिका कला होगी, कोशिका द्रव्य होगी। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में एक दूसरी परत पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे अपन कहेंगे सेल वॉल। और सेल वॉल काफ़ी थिक होती है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, वॉल, यानी दीवार की तरह काफ़ी मोटी भित्ति होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, यानी परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी अंदर आइए कोई भी बाहर जाइए कोशिका के, ठीक है। लेकिन जब अपन कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्ध पारगम्य होती है, या फिर हम कहें चयनात्मक पारगम्यता इसमें पाई जाती है। सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्यता या चयनात्मक पारगम्यता, तीनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं कि मान के चलिए ये कोशिका है, ठीक है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर सेल बॉल है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल इसके अंदर आया, मान के चलिए वाटर का ही कोई पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल सेल वॉल से सीधा एंटर कर जाएगा। लेकिन जब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले इसकी रासायनिक रूप से जांच करेगी, ठीक है। इसकी देखेगी कि इस पानी के अंदर ज़रूरत है या नहीं है, या इसके अंदर कोई वैसी चीज़ तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है। इन सब की जांच होने के बाद ही इसको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो इस चीज़ को या इस फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल या फिर अर्ध पारगम्यता इस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगली हम बात करें ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम प्रोकैरियोट में बात करें तो ऐसा कोई भी हमने सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पढ़ा प्रोकैरियोट के अंदर, तो यानी कि वो सब वहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक है तो वो वेल डेवलप्ड कोशिका है, वेल डेवलप्ड सेल है, तो वहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी, कोशिका कला की बात करी, यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करी, सेल वॉल की बात करी। अब अपन एक एक ऑर्गेनेलिज को पढ़ देते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। अंतःप्रदिवी जालिका यानी कि ER क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या काम करती है, तो ये कंकाल तंत्र की तरह सहारा प्रदान करती है कोशिका को। यानी कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आपका होना चाहिए ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कंकाल तंत्र यानी कोशिका की जो कंकाल तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है RER और दूसरा होता है SER। ये किसके टाइप है, ये अंतःप्रदिवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप हैं। RER का जो फुल फॉर्म है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का फुल फॉर्म है वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है, यानी खुरदरा। खुरदरा क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है। प्लस का मतलब यहाँ प्रेजेंट मैंने बताया है, ठीक है। और स्मूथ का मतलब क्या है, वहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है, राइबोसोम एब्सेंट है। तो जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। तो जहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री बन रही है यानी उपस्थित है, वहाँ पर प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और जहाँ प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर प्रोटीन नहीं बनेगा। तो राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, RER में, और राइबोसोम कहाँ एब्सेंट है, SER में। इसी तरीके से अगला ऑर्गेनेलिज है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हम सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए अंतःप्रदिवी जालिका जो है इनकी जो नंबर्स हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, ये परिवर्तनीय है, यानी बदल सकती है। कैसे, जो कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उनमें ऊर्जा की जो मात्रा है वो ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जो कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती, निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, वहाँ कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि इसमें कैसे पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ये ऑर्गेनेलिज है। और जो बाह्य झिल्ली है इसकी, यानी बाह्य परत है, वो तो सिंपल होती है, लेकिन अंतः झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, बलन पाए जाते हैं, यानी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। और इन फोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी, ठीक है। जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है।
जहाँ ज़्यादा एक्टिव कोशिकाएं होंगी वहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होगी, जहाँ कम होंगी वहाँ कम इनकी संख्या रहेगी। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली सिंपल होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, बलन पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अगला जो ऑर्गेनेलिस है वो है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। ये भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनका काम क्या है, ये प्रोटीन और अप्रोटीन पदार्थों को पैकेजिंग और साथ ही साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। यानी एक तरीके से हम बात करें, इनका सिक्रेशन का काम है। जो प्रोटीन या अप्रोटीन पदार्थ हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको पैक करेंगे। पैक करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करते हैं। इसी तरीके से अपन राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है। लेकिन दो प्रकार के राइबोसोम हैं, मैंने आपको पहले उसमें बताया था। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, 80S 70S। जो 80S राइबोसोम है उसे अपन कहेंगे कोशिका द्रव्य राइबोसोम, यानी कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन 70S राइबोसोम की हम बात करें तो इन्हें क्या कहेंगे, कोशिकांग राइबोसोम, यानी कि ये सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे 80S की बात करें तो ER के अंदर कौन से राइबोसोम पाए जा रहे थे, ER में भी कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे और कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। 80S जो राइबोसोम है उनके दो अवयव होते हैं, यानी दो यूनिट्स, सब यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी, 60S और 40S। देखिए आप इनको जोड़िए ना, ठीक है, जोड़ेंगे तो ये 100 बनेगा, लेकिन हमें जोड़ने नहीं है। इनकी ये कैसे अलग अलग अवयव बने वो देखिए क्या होता है कि राइबोसोम, मान के चलिए हमने 80S ये राइबोसोम हमारे पास है, एक यूनिट है इसकी, ठीक है। इसका जब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो इसको इतनी तेज़ी से घुमाते हैं कि दो पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। दो पार्ट्स में टूटने के बाद एक 60 बन जाता है, एक 40 बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 80 है तो ये 50-30 बनेगा या 40-40 बनेगा, लेकिन ये किस तरीके से बनता है, 60-40 के अंदर ये बनता है। इसी तरीके से 70S जो राइबोसोम है ये कोशिकांग में पाया जाता है, और कोशिकांग में भी कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अवयव कौन कौन से हैं, 50 और 30। तो 50-30 जोड़ेंगे तो 80 बनेगा, लेकिन ये किसका ये सब यूनिट्स हैं, ये 70S राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं। कई बार जब डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है कि 50S 30S किस राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं, तो किसकी हैं, 70S की हैं। 60 और 40 किसकी सब यूनिट्स हैं, 80S राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस, जो हमारा मेन पार्ट है, यानी कि ब्रेन है, किसी भी कोशिका का ब्रेन कहेंगे हम, किसे कहेंगे, केंद्र। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही बनी हुई रहती है। तो केंद्र क्या है, सुसंगठित है। सुसंगठित का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड। ये केंद्रक यहाँ पर न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस भी कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त है, यानी कि डबल मेम्ब्रेनस ये ऑर्गेनेल है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक तरल भरा रहता है, उस तरल को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जालक के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस होता है तो उसमें गुणसूत्र हम देखते हैं तो क्रोमेटिन जाल, यानी कि गुणसूत्र बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, और एक क्रोमेटिन जाल के रूप में संरचना बनाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब सेल मैच्योर होती है तो ये केंद्रक अपने जो टिपिकल फॉर्म है उस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन आएंगे, तो आपके शैवाल, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ और आपके फंगस। ये चार किसके अंदर हैं, आपके ये चार हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया और BGA, ठीक है। चलिए एक छोटी सी चीज़ और, सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं। देखिए जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अपने आप में एक बायोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी जो है वो काफ़ी बड़ी ब्रांच है, ठीक है। तो उसको भी आगे छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। कैसे, जो सबसे मोस्ट है वो जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान, उसके बाद माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान, उसके बाद फाइकोलॉजी यानी शैवाल, उसके बाद प्रोटोजूलॉजी यानी आदि जंतु, या फिर हम बात करें प्रोटोजोआ की, यहाँ पर स्टडी की जाती है। अब स्टडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टडी की जाएगी, सारी रिसर्चेज जो की जाएंगी वो वायरोलॉजी यानी विषाणुओं की वायरोलॉजी के अंदर की जाएंगी। उसके क्या क्या हमारे लिए फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन सब के बारे में जानकारी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर की जाती है। एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नोट का क्या मतलब है कि जौ से इनके किण्वन द्वारा प्राप्त एल्कोहल का ईंधन के नए स्रोत गैसोहोल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका एक नई तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, नए तरीके से उपयोग किया जा रहा है समाज के लिए। वो क्या किया जा रहा है कि जब जौ यानी वर्ले जिसे कहा जाता है उसका किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरियाओं के द्वारा या फिर कवक के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है। तो उससे जो एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल का ईंधन नए रूप में गैसोहोल, ठीक है, क्या है नया नाम, गैसोहोल। किण्वन से जो एल्कोहल प्राप्त हो रहा है उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उस ईंधन को क्या बोला जाता है, गैसोहोल बोला जाता है,
ठीक है। तो ये नोट है, आपको याद रखना है, आपकी बुक में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई आपको डाउट रहा है वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई नई टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।